3 दिसंबर 1971 शाम को लगभग 5 बजे पाकिस्तान ने भारत के 11 फॉरवर्ड एयर बेसेस और कुछ रेडार इंस्टॉलेशंस पर सरप्राइज अटैक कर दिया। पाकिस्तान का प्लान था इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड को न्यूट्रलाइज करना। अपने इस प्लान में पाकिस्तान बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। भारतीय एयरबेसेस को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ और वो उसी रात को फिर से ऑपरेट करने लगे। पर अपनी इस दुस्साहस का शर्मनाक परिणाम पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है। India's greatest military victory. पाकिस्तान ने यह हरकत आखिर क्यों की, क्या हुआ फिर पाकिस्तान के साथ और कैसे इस घटना ने साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को पूरी तरह बदल दिया, ये सब जानने हमें जाना होगा 1971 से 24 साल पहले। 1947 में भारत को रिलीजन के आधार पर दो देशों इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया। कहा गया एक देश में दो अलग अलग धर्म के लोग शांति से नहीं रह सकते। पाकिस्तान जियोग्राफिकली दो हिस्सों से मिलकर बना था, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान। इन दोनों में से सेना और राजनीति पर नियंत्रण पूरी तरह से वेस्ट पाकिस्तान का था। एक साल बाद इन दोनों हिस्सों में भाषा के कारण टकराव शुरू होने लगा, जब वेस्ट के पॉलिटिकल लीडर्स ने सिर्फ और सिर्फ उर्दू को पूरे पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज बनाया। ईस्ट में रहने वालों को एजुकेशन, मीडिया, करेंसी, स्टैम्प सभी में बंगाली स्क्रिप्ट छोड़कर अरेबिक और रोमन स्क्रिप्ट यूज करने कहा गया। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यह इनके हजारों साल पुराने कल्चर पर सीधा हमला था। आदेश का बंगाली बोलने वाले इस क्षेत्र में खूब विरोध हुआ, पर इनके विरोध को इनके रैलीज को पाकिस्तान की सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। 21 फरवरी 1952 को सेक्शन 144 लागू होने के बाद भी ढाका में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स विरोध करने के लिए एकत्रित हुए। बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ने पर पुलिस ने गोलियां चला दी। 29 स्टूडेंट्स मारे गए। बंद का आह्वान पूरे शहर में किया गया। ऐसे ही यह विरोध 4 सालों तक लगातार कहीं न कहीं चलता रहा। बाद के दिनों में पुलिस फायरिंग में और कई सारे लोग मारे गए, पर फिर भी किसी तरह 1956 में बंगाली को पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता मिली। पर यह आसानी से नहीं हुआ। इस मूवमेंट में सैकड़ों लोग मारे गए, जिससे ये बात साफ हो गया कि ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की मांग को वेस्ट के पॉलिटिकल लीडर्स ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते थे, और इसने नींव रखी ईस्ट पाकिस्तान में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। यहाँ से शुरू हुआ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच टकराव। पर टकराव का यही सिर्फ एक कारण नहीं था। पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में से पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा थी। एक्सपोर्ट इनकम भी यहाँ से ज़्यादा आता था। पर इसके बाद भी बजट में ईस्ट को 32% से भी कम मनी एलोकेट किया जाता था। यहाँ तक कि 1955 से 60 के बीच ईस्ट को सिर्फ 24% हिस्सा दिया गया। सरकार और सेना के बड़े पदों पर भी इन्हें मौका नहीं दिया जाता था। पावर कंप्लीटली वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेटेड था। 1947 से लगातार ईस्ट के लोग इस आर्थिक भेदभाव और शोषण का शिकार हो रहे थे। पर इसका इम्पैक्ट भारत पर क्यों पड़ने लगा? 1964 में जम्मू कश्मीर में हुए कुछ घटनाओं की प्रतिक्रिया में ईस्ट पाकिस्तान में भयंकर दंगे शुरू हो गए। हिंदू, ट्राइब्स, बौद्ध, क्रिश्चियंस को हजारों की संख्या में मारा जाने लगा। लाखों लोग बेघर हो गए। भारी संख्या में लोग बचने के लिए पड़ोस के भारतीय राज्यों में घुसने लगे। ऐसा नहीं था वहां सेना नहीं थी, पर लाखों की संख्या में बच्चे, महिलाओं और बूढ़ों को जान बचाकर आते देख सीमा सुरक्षा को क्या करना चाहिए। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन के रिपोर्ट के अनुसार 1964 में लगभग 8.5 लाख लोग शरणार्थी बनकर भारत आए। भारत के लिए यह बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज था। 1962 में हुए इंडिया चाइना वॉर और 1965 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर ने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेफ्यूजीज को वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा इन ईस्टर्न स्टेट्स में सेटल किया और यह प्रॉब्लम थोड़े दिनों के लिए शांत हुआ। इस बीच ईस्ट पाकिस्तान में उठापटक का सिलसिला लगातार चलता रहा। 1966 में ईस्ट पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने वेस्ट के नेताओं के द्वारा लगातार क्षेत्रीय आधार पर हो रहे भेदभाव और शोषण को रोकने के लिए 6 पॉइंट प्रोग्राम बनाया। इसमें ईस्ट के लिए ज़्यादा राइट्स की मांग की गई थी। 6 पॉइंट प्रोग्राम को आवामी लीग ने लाहौर के नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, पर इसे वहां रिजेक्ट कर दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को सेपरेटिस्ट घोषित कर दिया गया। मुजबीर रहमान विजनरी लीडर थे। वे बंगाली लोगों की बेहतरी के लिए कुछ भी कर जाना चाहते थे। बांग्लादेश की वर्तमान प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इनकी ही बेटी है। इसके 2 साल बाद 1968 में पाकिस्तानी सरकार के द्वारा मुजीबुर रहमान और आवामी लीग के 34 अन्य मेंबर्स को देशद्रोह का केस लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया।
इस घटना के बाद ईस्ट में बड़ी संख्या में प्रदर्शन शुरू हुए, आर्म फोर्सेस के साथ टकराव होने लगे। तब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। 1969 तक हड़ताल अग्रेसिव होने लगे। अब यहाँ मास अपराइजिंग स्टार्ट होने लगा। आर्म्ड फोर्सेस इन्हें निर्दयता से कुचलने लगी। सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए, इनमें से अधिकतर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे। ईस्ट के गवर्नर अब्दुल मोनेम खान को हटा दिया गया। 15 फरवरी को मुजीबुर रहमान के साथ गिरफ्तार किए गए एक एक्टिविस्ट ज़ाहिरुल हक को जेल में मार दिया गया। इस घटना ने आग में घी का काम किया। प्रदर्शनकारियों ने हथियार उठा लिया। कई सरकारी बिल्डिंग्स जला दिए गए। मजबूरी में पाकिस्तानी सरकार को मुजीबुर रहमान और बाकियों को जेल से छोड़ना पड़ा। वे 2 साल से बंद थे। बाहर आने पर आम लोगों ने उनका भारी स्वागत किया। आवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान अब ईस्ट में खूब पॉपुलर थे। उन्हें नाम दिया गया बंगबंधु। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने उन्हें बातचीत के लिए राउंड टेबल मीटिंग में बुलाया। 6 पॉइंट प्रोग्राम के आधार पर संविधान का ड्राफ्ट उन्होंने प्रस्तुत किया। वेस्ट के नेता किसी भी हालत में उनकी मांग को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। 25 मार्च 1969 को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाकर अयूब खान ने पावर आर्मी चीफ याह्या खान को सौंप दी। आते ही याह्या खान ने अनाउंस किया, आम चुनाव होंगे और नई सरकार पाकिस्तान के लिए संविधान बनाएगी। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान के 313 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस हुए। क्योंकि ईस्ट की जनसंख्या ज़्यादा थी, ईस्ट में 169 और वेस्ट में 144 सीट्स थे। आवामी लीग 169 में से 167 सीट्स जीतकर पूर्ण बहुमत के पास पहुंच गई। पर इसके बावजूद वेस्ट के नेताओं ने मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर मानने से इनकार कर दिया। आवामी लीग ने फिर से हड़ताल की शुरुआत की। तोड़ फोड़ शुरू हुए, दंगे फैले और ईस्ट में कई लोग जो वेस्ट का समर्थन करते थे मारे गए। अब ये सिविल वॉर का रूप लेने लगा। सिचुएशन अब कॉम्प्लिकेटेड था। याह्या खान ने ईस्ट में मिलिट्री भेजकर विरोध करने वालों को ढूंढ कर मरवाना और गिरफ्तार कराना शुरू कराया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सर्चलाइट। मुजीबुर रहमान फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। 26 मार्च 1971 को ज़ियाउर रहमान ने जेल में बंद मुजीबुर रहमान की ओर से बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बांग्लादेशी लोगों ने एक रेजिस्टेंस फोर्स मुक्ति वाहिनी बनाए। पाकिस्तानी सेना और मुक्ति वाहिनी के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। पाकिस्तानी मिलिट्री बंगाली जनता का बड़े पैमाने पर जेनोसाइड करने पर उतर आई। ईस्ट के इंटेलेक्चुअल एलीट्स को दूर दूर कर मारने लगी। बांग्लादेश के सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी ने लगभग 30 लाख लोगों की जान ले ली। दरिंदगी के साथ 3 से 4 लाख महिलाओं, बच्चियों का बलात्कार किया गया। आधुनिक इतिहास की यह सर्वाधिक क्रूरतापूर्ण घटना थी। अब यहाँ स्थिति बद से बदतर थी। शरणार्थी फिर से बांग्लादेश से भारत की ओर आने लगे। लगभग 1 करोड़ लोग भागकर भारत आ गए। रेफ्यूजीज का भार लगातार बढ़ रहा था। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों में रेफ्यूजी कैंप्स बनाने पड़े। इसका नकारात्मक प्रभाव भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ रेट 1970-71 से 7.3% की तुलना में 1971-72 में सिर्फ 1.7% रह गया। फूड प्रोडक्शन 108.4 मिलियन टन से गिरकर 104.7 मिलियन टन रह गया। जीडीपी ग्रोथ रेट जो 1970-71 में 5.2% था, 1971-72 में 1.6% और 1972-73 में -0.6% हो गया। इंपोर्ट वैल्यू बढ़ने लगा, एक्सपोर्ट वैल्यू कम हो गया। जीवन के बुनियादी जरूरतों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति से अवगत कराया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 6 महीने तक वर्ल्ड लीडर्स से कम्युनिकेट करती रही। यूएसएसआर, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, यूएस सभी का ध्यान इस पर दिलाया गया। भारतीय विदेश मंत्री ने कई देशों के मंत्रियों से मीटिंग्स किए, पर कुछ खास नतीजा नहीं निकला। लगातार आते शरणार्थियों को पनाह देने की बजाय भारत के लिए पाकिस्तान से सीधे युद्ध करना और मुक्ति वाहिनी को सहायता देना अब ज़्यादा इकोनॉमिकल था। 28 अप्रैल 1971 को भारतीय कैबिनेट ने आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को ईस्ट पाकिस्तान में प्रवेश करने कहा। रॉ और इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने लगी। बांग्लादेश के एक्साइल गवर्नमेंट का रेडियो प्रोग्राम भारत से प्रसारित होने लगा। इस समय पाकिस्तान की सरकार के प्रोपेगेंडा से वहां की मीडिया और जनता में स्ट्रॉन्ग भारत विरोधी और ईस्ट पाकिस्तान विरोधी सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था। 3 दिसंबर को भारत के जिन फॉरवर्ड एयर बेसेस पर पाकिस्तान ने अटैक किया था वे थे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा। साथ ही रेडा स्टेशन सुलेमान की, खेमकरन और पूंछ पर भी हमला किया गया। अटैक भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न कमांड को पैरालाइज करने के लिए किया गया था, ताकि वॉर के सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न बॉर्डर में एक्शन ना ले पाए।
पर ऐसा हुआ नहीं। भारत को सिर्फ मामूली नुकसान हुआ, कुछ रनवेज डैमेज हुए जिन्हें कुछ घंटों में सुधार लिया गया, पर पाकिस्तान को अपनी इस हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारत ने ऑफिशियली पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। भारतीय वायुसेना ने उसी रात जवाब दिया। अगले दिन दोनों देशों ने एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। ये थी शुरुआत ऑल आउट वॉर की। भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान में पूर्ण पैमाने पर आक्रामक हो गई। युद्ध के लिए भारत के पास 2 थिएटर्स थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न। भारत का उद्देश्य पश्चिमी सीमा में पाकिस्तानी हमले को रोकना और पूर्वी सीमा में ढाका पर नियंत्रण लेना था। भारतीय नेवी के पश्चिमी कमान ने कराची पोर्ट में 4-5 दिसंबर 1971 को सरप्राइज आक्रमण किया, जिसका कोड नेम था ट्राइडेंट। पाकिस्तानी नेवी का डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर और माइनस्वीपर ध्वस्त होकर डूब गया। पाकिस्तानी पीएनएस शाहजहां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। हमले ने पाकिस्तानी नौसेना को पैरालाइज कर दिया। बदले में पाकिस्तानी सबमरीन ने आक्रमण कर भारत के आईएनएस खोखरी को डुबा दिया। ये भारत के लिए बड़ी हानि थी। भारतीय नेवी 8-9 दिसंबर 1971 को फिर से कराची पर हमला करती है। पाकिस्तान के रिजर्व फ्यूल टैंक्स तबाह हो जाते हैं और पोर्ट में ठहरे 3 व्यापारी जहाज डूब जाते हैं। पाइथन कोड नेम से किए गए इस आक्रमण के बाद पाकिस्तानी वायुसेना दिन भर आक्रमण सोर्स ढूंढने का प्रयास करती है। अगले दिन कंफ्यूज होकर खुद के पीएनएस जुल्फिकार पर हमला कर उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ भारतीय नेवी के पूर्वी कमान ने पाकिस्तानी नेवी को ट्रैप कर रखा था। 4 दिसंबर से भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत यहाँ तटीय शहरों पर आक्रमण कर रहा था, जिसे रोकने पाकिस्तान ने सबमरीन पीएनएस गाजी भेजा। गाजी को विशाखापत्तनम पोर्ट के पास डिस्ट्रॉय कर दिया गया। युद्ध के अंत तक पाकिस्तान ने अपनी आधी नेवी खो दी थी। पाकिस्तानी वायुसेना ने गुजरात के ओखा हार्बर पर आक्रमण कर भारतीय फ्यूल टैंक्स नष्ट कर दिए। पूर्वी सीमा में भारत ने पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर पीक्यू मेहदी को बंदी बना लिया था, इसलिए ढाका वायुसेना अब किसी काम का नहीं रहा। इस तरह पूर्वी सीमा में भारत ने एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली। पाकिस्तान के पहले एयर अटैक के बाद भारत के अग्रेसिव अटैक्स ने पाकिस्तानी वायुसेना को सिर्फ डिफेंसिव रहने के लिए मजबूर कर दिया। 8 दिसंबर 1971 को भारतीय हंटर एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी बेस मुरीद के 5 F-86 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। इंडियन एयरफोर्स के अटैक्स ने युद्ध के पहले सप्ताह में ही उपमहाद्वीप से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को खदेड़ दिया। बचे हुए एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान ने ईरान के बेस में जाकर छुपाया। सबसे पहले जमीनी हमला पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा में शुरू किया। उनकी नेवी नीचे सहायता के लिए थी, पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में प्रवेश कर क्विक और इनिशियल विक्ट्री प्राप्त कर ली। पाकिस्तान के लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली पाकिस्तानी सैनिकों की हिम्मत अब टूटने लगी। उन्होंने आक्रामक युद्ध लगभग बंद कर दिया। 23 नवंबर को भारतीय सेना ईस्ट में प्रवेश कर मुक्ति वाहिनी को सहायता देने लगी। तीनों भारतीय सेनाओं के जॉइंट और रैपिड अभियान ने पाकिस्तानी डिफेंस को काफी कमजोर कर दिया। ईस्ट में भारतीय सेना ने सभी ओर से प्रवेश किया और ढाका पहुंचकर उसे घेर लिया। युद्ध शुरू होने के पहले अगस्त 1971 में भारत ने तब के सोवियत संघ अर्थात रूस के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया था। शर्त थी, अगर चीन और अमेरिका किसी भी युद्ध में भारत से उलझते हैं तो सोवियत संघ भारत की ओर से जवाब देगा। कोल्ड वॉर के समय से अमेरिका पाकिस्तान और चीन का करीबी सहयोगी था। भारत के रूस के साथ ट्रीटी से अमेरिका को दक्षिण एशिया में अपने प्रभुत्व के कमजोर होने का डर था। उससे कहीं ज्यादा वह सोवियत के प्रभाव बढ़ने से चिढ़ा हुआ था। अमेरिका पाकिस्तान को राजनीतिक और आर्थिक सहयोग दे रहा था। अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ईरान को पाकिस्तान के लिए मिलिट्री सप्लाई भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। ईस्टर्न सेक्टर पर पाकिस्तान की हार लगभग पक्का होने पर निक्सन ने अमेरिकी नौसेना के टास्क फोर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। 11 दिसंबर को ये यहाँ पहुँच चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को रोकने के लिए भेज दिया था, जिसके बाद 6 और 13 दिसंबर को रूस ने क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स के 2 समूह रवाना कर दिए। सोवियत का न्यूक्लियर सबमरीन भी हिंद महासागर में आ चुका था। इन्होंने अमेरिकी नौसेना को युद्ध से दूर रखा। चीन ने युद्ध की निंदा की और पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की, पर भारत के पूरी तरह से तैयार होने के कारण कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। अरब वर्ल्ड के जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, लीबिया ने युद्ध के बीच पाकिस्तान को फाइटर प्लेन्स और अन्य हथियार देने में सहायता की। पाकिस्तान ने यहां एयर बेसेस का उपयोग फ्यूल भरने के लिए किया, पर इससे भारत और श्रीलंका का रिलेशन प्रभावित नहीं हुआ। ढाका को चारों ओर से घेरने के बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने के लिए 30 मिनट की अंतिम चेतावनी दी गई।
पाकिस्तानी पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने बिना किसी रेजिस्टेंस के अपनी पूरी सेना के साथ सरेंडर कर दिया। 13 दिन तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान की दोनों फ्रंट्स पर हार हुई। वह 2 टुकड़ों में टूट गया। दुनिया के नक्शे पर आया नया देश बांग्लादेश। ढाका के रमना रेस कोर्स पर शाम 4:30 बजे ए.के. नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया। वहाँ की बंगाली जनता ए.के. नियाजी को जिंदा नहीं जाने देना चाहती थी। भारतीय अफसरों और डिप्लोमेट्स को ह्यूमन चेन बनाकर उन्हें वहाँ से बाहर निकालना पड़ा। युद्ध खत्म हुआ। बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस कंफर्म हुआ। सरेंडर के समय भारत ने पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सरेंडर था। 1972 में भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौता साइन किया। इसमें भारत और पाकिस्तान पश्चिमी सीमा में फिर से पहले जैसे स्थिति पर आ गए। पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ जमीन भारत ने गुडविल जेस्चर में वापस कर दिया। युद्ध के बाद क्षेत्र में पॉलिटिकल चेंजेस हुए। बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हुआ। भारत बड़ा प्लेयर बनकर उभरा। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कैंपेन करके अलग थलग कर दिया गया। बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों में भारत ने रीजनल कंट्रीज जैसे ईरान के साथ बेहतर संबंध बनाना आरंभ किया। पहले ईरान पाकिस्तान का सहयोगी था। पाकिस्तान के लिए यह युद्ध साइकोलॉजिकल सेटबैक था। वह 2 टुकड़ों में टूट गया। अपनी इकोनॉमी का महत्वपूर्ण भाग पाकिस्तान खो चुका था। उसका जियोपॉलिटिकल रोल लगभग खत्म हो गया। दक्षिण एशिया में न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश बना। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट और बाद में पहले प्राइम मिनिस्टर बने। शिमला समझौता में पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश को स्वतंत्र मानने के बदले भारत ने बंदी बनाए गए 93,000 सैनिकों को अगले 5 महीने तक अलग अलग समूहों में छोड़ा। सबसे आखिर में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी को छोड़ा गया।